हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अब हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे 12th क्लास का, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो हमने चालक और अचालक जो आवेशिक गोले थे उसके कारण विद्युत विभव के बारे में बातें कर ली थी। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना आप। हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी यू के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसी ऊर्जा है क्या, यानी पोटेंशियल जो एनर्जी है वो है क्या, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके संदर्भ में बात करने से पहले हमें एक तरह से ये पता चलता है ये एक अपना एनर्जी है, यानी इस ऊर्जा क्या एक ऊर्जा है। ऊर्जा का संदर्भ कार्य से संदर्भ में आएगा, यानी कनेक्शन किससे हो रहा है, वर्ग से। ऊर्जा कहाँ, स्थिर ऊर्जा मतलब आप कोई चीज को लाके कहां तक रखा है, उसमें कितनी जो ऊर्जा है वो अपन देखना चाहते हैं। तो हम क्या करने जाएंगे, हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं ध्यान से सुनने। हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत अपने स्थितिज ऊर्जा यू के बारे में, यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा यू के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, जिसका कनेक्शन सीधा सीधा कार्य से है। तो कार्य है तो हमें पहले कार्य ज्ञात करना होगा, कार्य रियल में क्या, और वो कार्य किसके रूप में संचित होगा और कार्य क्यों करना पड़ा। इस ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, लेकिन कार्य करना क्यों पड़ा उसके संदर्भ में भी बात करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात चलते हैं, क्या डेफिनेशन इसकी बाद में बताता हूं, रीजन क्या है, पहले फॉर्मूला देखते हैं। तो देखो कार्य क्यों करना पड़ा, तो उसके मैं थोड़ा पहले समझाता हूं आपको कि मान लीजिए कोई Q1 चार्ज है, हम अनंत से लेके आए Q1 को, Q1 वो कहां से ले गए, इस अनंत से लाए। बताओ जब Q1 लाभ लेके आ रहे थे तो बीच रास्ते में कोई दूसरा आवेश था क्या, दूसरा फिर आवेश होने का मतलब कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र था क्या, नहीं था। तो विद्युत क्षेत्र नहीं था तो हम इसको जब लेके आए तो हमें कार्य कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि अनंत ऊर्जा कितनी होती है, शून्य होती है। तो यहां लेके आए तो कोई क्षेत्र था ही नहीं, यानी इसका कोई विरोध करने वाला था नहीं, तो हमें कार्य 0 होगा। लेकिन जैसे ही मैं Q2 लेके आऊं तो मुझे इस Q1 के विरुद्ध कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किसके रूप में संचित होगा, आपका विद्युत अपना इसी ऊर्जा के रूप में, यू के रूप में संचित होगा। अब हम इसकी डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं कि जब दो कोई आवेश निकाय, जब दो आवेश निकाय जिनमें से किसी एक आवेश को पहले अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तथा फिर Q2 को Q1 के विरुद्ध, याद रखना विरुद्ध, Q1 के विरुद्ध अर्थात क्वेश्चन लिख दूं मैं, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो कार्य इन दोनों आवेशों की कौन सी ऊर्जा कहलाती है, दोनों आवेशों की विद्युत फिर स्थितिज फिर ऊर्जा यू कहलाती है। अर्थात मैं सीधी सीधी बात ये कहूं कि क्षेत्र के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो आवेश लेके आओगे उसके संदर्भ में जो कार्य करना पड़ेगा वो यू के रूप में क्या हो जाएगा, आपका संचित हो जाएगा। ठीक है, अब चलो ये तो हमें समझ आ गई। अब हम दो आवेशों के युग्म में क्या ज्ञात करते हैं, एनर्जी ज्ञात करके दे। ये तो सिंपल सी परिभाषा है, इसको आप ज्यादा डीपली मत सोचो। आप इतना सोचो, मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो Q1 या कोई जो भी चार्ज आप लेके आते हो, जहां भी लेके आते हो, जहां मर्जी आपकी वहां लेके आते हो, तो जो लेके आते हो तो हम ये नोट करना है कि क्या वहां पहले से कोई आवेश तो नहीं है। यदि आवेश है तो हम उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य, और यदि नहीं है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, बस इतना से। तो जो विरुद्ध कार्य हुआ है तो कार्य किसके रूप में सूचित हो जाता है, आपका यू के रूप में। चलो आगे देखें, हम दो आवेशों के निकाय की क्या ज्ञात करते हैं,
यू ज्ञात कर दे, इसी ऊर्जा ज्ञात करके देखते हैं, पता चल जाएगा कितनी है क्या है। ठीक है, तो देखना, हम यहाँ मैं हेडिंग लिख रहा हूं, वो ध्यान से सुनना, वो ज्यादा काम आने वाली ये हेडिंग आप दो आवेशों के युग्म या निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यानी यू, कैपिटल यू है ना, तो युग्म की ज्ञात करके देखते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि माना Q1 को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं जहां कोई क्षेत्र उपस्थित नहीं है। तो कोई क्षेत्र उपस्थित नहीं है, तो अर्थात Q1 को लाने में कार्य शून्य करना पड़ेगा या पड़ता है। तो इसका मतलब आप अनंत से किसको लाए हो? Q1 को लाए हो अनंत से, कोई कार्य नहीं पड़ेगा। अब हम बोलेंगे इसी प्रकार जब Q2 को अनंत से Q1 के क्षेत्र में लाया जाता है तो Q1 के क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अब वो कार्य कितना करना पड़ता, तो वो देखिए आप, तो आपने मान लीजिए सपोज Q1 था, अब आपने Q1 के पास में कोई दूरी r पर इसके क्षेत्र में Q2 को लेके आए हो। Q2 को भी कहां से लाए हो? अनंत से लाए हो। ठीक है, तो Q1 और Q2 दोनों r दूरी पर स्थित है। तो बोलो बेटा Q1 इस बिंदु पर क्या बनाएगा? विद्युत विभव बनाएगा। क्या बनाएगा? विद्युत विभव। तो देखो ये अपना हो गया। अब कितना विद्युत विभव बना रहा है, तो ध्यान से सुनना आप। तो Q1 था आपके पास, इस बिंदु पर Q2 लेके आए हो, दूरी r पर है। तो Q1, तो हम बोलूंगा Q1 के द्वारा, इस बिंदु P बोल दूं, Q1 के द्वारा P पर वैद्युत विभव, तो बोलो कितना आएगा? Vp बराबर KQ1/R। ये हम जानते हैं बिंदु आवेश है, विद्युत विभव, तो कितना है? KQ1/R। अब हम आगे क्या करते हैं वो ध्यान से सुनना। विभव की परिभाषा से कार्य, तो कार्य W कितना आएगा अपना? तो W अपॉन Q2 था, तो हमने क्या बोला? विभाजन परिभाषा से, तो यहां बोल दूं Q2 के लिए कार्य, तो कार्य कितना आएगा? आपको पता है कि हम क्या बोलते? W बटा Q बराबर V। तो V कितना है? Vp W बटा Q कितना है? Q कौन लेके आ रहे हो? किसके विरुद्ध? Q1 के विरुद्ध किसको ला रहे हो? Q2 के। भाई Q1 में तो कोई कार्य करना ही नहीं पड़ा था, उसका तो है ही नहीं, लेकिन Q2 को लेके आ रहे हो इसके विरुद्ध। तो यहाँ क्या Vp, विभव क्या था? Vp। अब आप Q2 को जब लेके आ रहे हो तो ये यहाँ विभव बना रहा है Vp, तो इसके विरुद्ध होगा। तो हम क्या बोलेंगे? W जो कार्य करना पड़ा वो Q2 के लेके आने पे पड़ा। तो Q2 के लेके आए हम Q1 के पास, तभी तो कार्य करना पड़ा। तो W बटा Q2 अर्थात जिसको लेके आए, जैसे वहां लेके आए एकांक धन आवेश लेके परीक्षण आवेश, तो हम क्या बोले? W बटा Q नोट बोल रहे थे। तो अब किसको लेके आ रहे हो? किसके विरुद्ध? Q1 के विरुद्ध। बोलो किसको ला रहे हो? Q2 को। तो जो कार्य करना पड़ा, तो W बटा Q2, तो बोलो W बराबर कितना आ गया अपने पास? Q2 इंटू Vp, Q2 इंटू Vp। इसको समीकरण नंबर 1 दे दे, इसको दे देते 2। क्या कहा एक बार और सुन लीजिए, सिंपल सी बात है, ज्यादा हार्ड बात नहीं। Q1 को लेके आए आप
Q1 को अनंत से लाए, कोई कार्य नहीं, क्योंकि क्षेत्र था ही नहीं, क्षेत्र अनुपस्थित था, कोई कार्य नहीं। लेकिन जब Q2 को लेके आए तो Q1 आगे था, तो इस क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। तो हमने देखा कि Q1 यहाँ विभव बनाएगा, Vp जो बनाए बिंदु आवेश के कारण R दूरी में कितना बनता है KQ/R, तो हमने बोल दिया KQ1/R। अब हम विभवांतर की या विभव की परिभाषा से देखते तो हम W/Q बराबर V, शुरुआत में बताया था चैप्टर के पहले पार्ट में, जो आपको नीचे मिले वीडियो मिल जाएगा। W/Q2 आया, जिसको लेके आए उसको बदल गुणा कर दिया Q2 इंटू P, इसकी शॉर्ट लीजिए। अब आगे आइए, तो हमारे पास ये हो गया। अब हम इसके समीकरण 1 और 2 की सहायता से हल करके देखते हैं। तो बोलो बेटा क्या आएगा अपने पास, समीकरण 1 और 2 की सहायता से क्या आएगा, दोनों आवेशों U की कुल ऊर्जा आ जाएगी या कार्य आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 से, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 से तो बोलो क्या करें, Vp का इसमें मान रख दें, W बराबर अपने पास Q2 पड़ा है इंटू KQ1/R। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा KQ1 Q2/R। बोलेंगे यही कार्य U के रूप में, इसी ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है अर्थात U बराबर कितना आएगा KQ1 Q2/R। सिंपल सी बात हो गई। तो दोनों के अपने पास देखा U बराबर KQ1 Q2/R। तो ये सिंपल सी बात है बेटा। तो आपको कुल मिला के क्या याद रखना है, जब Q1 लेके आओगे तो कोई क्षेत्र नहीं, तो कार्य 0 हो गया। Q2 को लेके आओगे तो हम Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा, इसी ऊर्जा के रूप में। ये हो गई। अब ऐसे खूब सारे आवेश आ जाए, अनेक आवेश आ जाए, या 2 से अधिक आवेश और निकाय हो, तो कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हेडिंग देख लीजिए। सिंपल सी हेडिंग है, फिर अपने क्या चैप्टर जल्दी हो जाए। 1 या 2 पीछे और बचेंगे पार्ट, जो सिंपल सी 20-20 होंगे मिनट के, उसमें अपन और देख लेंगे। तो देखिए 2 से अधिक आवेश निकाय की विद्युत, फिर स्थितिज, फिर ऊर्जा यानी U कितनी, इसी ऊर्जा किसकी ज्ञात करनी है, इसी ऊर्जा ज्ञात करनी 2 से अधिक आवेशों के निकाय से बनने वाली। अब देखो इसमें करना क्या है, सेम प्रोसेस है, कोई चेंज नहीं है। तो देखो मैं माना सपोज दैट ये Q1 प्लस का यहां पड़ा है, Q2 यहां पड़ा प्लस का, Q3 यहां पड़ा है, 2 से अधिक 3 हो गए, 4 भी होंगे, 5 भी होंगे, N भी होंगे, सब बताऊंगा। तो देखो Q1 Q2 और Q3 3 है, तो यहां से अपने पास दूरी कितनी होगी, इसको बोल देंगे R12, इसको क्या बोल देंगे R23, इसको बोल दिया R13, या इसको क्या बोल सकते हैं R31, या इसको क्या बोल सकते हैं R32, या इसको क्या बोल सकते हैं R21। बात तो एक ही है, दूरी 2 ही है, 1 के 2 के सापेक्ष या 2 1 के सापेक्ष। अब देखो बेटा, सबसे पहले आप जो मैं सोच रहा हूं वैसे आप सोचना कि मैं जब Q1 को कहां से लेके आया था, अनंत से, तो मुझे कोई कार्य करना पड़ा था क्या, नहीं। मैं बार बार वो अनंत वाला नहीं बना सकता, बना तो आप ही सकते, लेकिन वो डायग्राम बहुत गंदा हो जाएगा, आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं। तो जैसे मान लो Q1 अनंत से लाए, फिर Q2 को अनंत से लाए, फिर Q3 को अनंत से लाए, ठीक है। तो आप मैं जैसे सोचो वैसे आप सोचना। मैं यहां लिखूंगा कि जब Q1 को अनंत से लेके आए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ा, 0। आप Q2 को भी ला सकते हो, कोई बात नहीं, एक से पहले इसको लियो, कोई से भी लियो। तो Q1 लाए तो मैं बोलूंगा कोई कार्य नहीं करना पड़ा। Q2 को लेके आऊंगा तो मुझे कार्य करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध, Q1 के विरुद्ध। जब मैं Q3 को लेके आऊंगा तो मुझे 2 कार्य करने पड़ेंगे, किस किस के विरुद्ध, Q1 के विरुद्ध भी करना पड़ेगा और Q2 के विरुद्ध भी करना पड़ेगा। फिर से सुन लो एक बार, जब Q1 को लाऊं तो कोई कार्य नहीं, क्योंकि ये पहले से थे ही नहीं। अब मैं जब Q2 को लेके आऊंगा तो मुझे Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मान लो सपोज दैट W2 करना पड़ा,
इसी प्रकार से मैं जब Q3 को लेके आऊंगा तो मुझे दो कार्य करने पड़ेंगे। जब Q3 को लेके आऊंगा तो मेरे पास पहले से Q1 का क्षेत्र भी है और Q2 का क्षेत्र भी है, तो मुझे दो कार्य करने पड़ेंगे, W3 और W4। उसको मैं बताऊंगा कैसे करने पड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बोलता हूं, जब Q1 को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं तो कार्य शून्य करना पड़ता है। मैं लिख देता हूं, क्योंकि क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। तो बोलूंगा W1 बराबर कितना? 0। अब बोलूंगा जब Q2 को Q1 के क्षेत्र में लाया जाता है, कहां से? अनंत से लाया जाता है, तो कार्य करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? तो W2 जो कितना होगा बेटा? Q1 के होगा विभव, तो हम बोलेंगे Q1 यानी V1 इंटू Q2, ये विभव बनाएगा। यहाँ पे कितना मान लिया उसका V1 इंटू Q2, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार जब Q3 को Q1 व Q2 के क्षेत्र में लाया जाता है तो कार्य दो करने पड़ते हैं। कितने? दो। किस के विरुद्ध? Q1 और Q2। जो Q1 व Q2 के विरुद्ध करना पड़ता है। तो Q1 और Q2 दोनों के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। तो देखो, तो मैं क्या बोलूंगा? Q1 के विरुद्ध माना कार्य, तो देखो W2 हो गया, तो इसको बोल दे W3। तो Q1 के विरुद्ध कितना होगा? V1 इंटू Q3। यहां Q2 आ गया था, Q1 को लाए, अब Q3 को लाए, तो इसके विरुद्ध भी करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोल दिया? V1 इंटू Q3 बोल सकते हैं। दूरी में यदि आप कंफ्यूजन हो रहे हैं तो हम इसको बोल देते हैं विभव 1-3 बोल दें, और इसको बोल देते हैं विभव 1-2, और इसको बोल देते हैं 1-3। तो ये 1-3, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो समीकरण नंबर कितना बन गया? 3। इसी प्रकार Q2 के विरुद्ध कार्य, तो Q2 के विरुद्ध कितना होगा? यहां लिखूंगा W4, और वो कितना होगा बेटा? V Q2 के विरुद्ध। तो इसके लिए कितना लिख दो? सिंपल 2-3 लिख दूं, तो विभव 2-3। और किसको लाया? Q3 को। समीकरण नंबर 4। अब आप सोच रहे सर इतना सारा क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक बार और सुन लो। Q1 को लेके आए, कोई कार्य नहीं। Q2 को लेके आए, तो हमें Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ा। मैंने सैंपल दे दिया इसका 1-2, इसे मैंने विभव दर्शा दिया, इसने यहां बनाया 1-2। जब Q3 लाया तो इसके विरुद्ध भी करना पड़ा, जिसको मैंने बोल दिया V13, और इसको बोल दिया मैंने इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ा, तो उसको बोल दिया 2-3। अब हमारे पास सब बातें हो चुकी है, अब हम केवल इनके मान रखने। तो कुल कार्य कितना हो गया? समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 सब वो जोड़ देंगे तो पूरी निकाय क्या आ जाएगा? कुल विभव। तो देखिए मैं इसको जोड़ के बताता हूं आप किस हिसाब से, तो ध्यान से सुनना। मैं समीकरण आपके सामने पड़ी है, बाकी सभी चीजों को मैं मिटा रहा हूं यहां। तो देखो, अब देखो बेटा, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? समीकरण 1, 2, 3 व 4 से कुल ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा।
तो U टोटल या कुल कार्य बोल दे W जो कि U के रूप में होगा, तो हम बोलेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 योग कर दे तो अपने अदिश योग होगा कुल, क्योंकि U कैसी राशि होती है? अदिश होती, क्योंकि कार्य कैसी राशि होती है? अदिश, तो ये अदिश होना है। तो बोलो सबसे पहले 0 इसकी जगह रखें, V12 Q2 प्लस V13 Q3 प्लस V23 Q3। अब देखो बेटा, अब हम यहां सबके सबके मान रखते हैं। तो देखो हम सबसे पहले विभव के मान देख लेते हैं। तो हम बोलते हैं V12 ये यूं यहां बना रहा है विभव कितना, KQ1 बाई R12। V13 तो ये बना रहा था यहाँ पे कितना, तो KQ1 बाई R13, और इसी प्रकार से 23 यानी 2 बना रहा 3 पे कितना, Q2 ये बना रहा था यहाँ पे, तो KQ2 बाई R23 सबके यहाँ मान पुट कर देते, आंसर आ जाएगा बस। और ये आपको इतने इजी हार्ड लग रहे हैं तो आप पहले यहाँ लिख लिया करो, या पहले आप सैंपल लिख लिया करो। जैसे अपन में शुरुआत जब डायग्राम बनाया तब आपको पता है ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा, विभव सब बनाएंगे एक दूसरे पे, तो वैसे आप लिख सकते हो। हर बुक में अलग अलग मिलेगा, आप जैसे चाहते हैं वैसे। आपकी मेथड समझ आना चाहिए कि कौन विभव कब बना रहा है, यहाँ रखते हैं। तो बोलो अपने पास W या U कितना आएगा, तो ये 0 हो गया, इसका मान रखते हैं। तो KQ1 बाई R12 एंड Q2 प्लस KQ1 बाई R13 Q3 प्लस Q2 बाई R23 इंटू Q3। इसको आप जोड़े से देखना चाहो ना तो आपको अपने आप समझ आएगा। देखो इसको क्या लिखा है, KQ1 Q2 बाई R12, KQ1 Q3 बाई R3, KQ2 Q3 बाई R3, ये सेम आएंगे 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 1 2। इसको अपन यूं भी ले सकते हैं, या मैं वो यहीं बता देता हूं, फिर आगे क्या बताना होगा। तो KQ2 Q1 बाई R21 लिख सकता हूँ, आगे भी गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस KQ3 Q1 बाई R31, या प्लस आगे KQ3 Q2 बाई R32। बात तो एक ही है। ये कुल ऊर्जा आ चुकी है आपकी निकाय की, क्या आ चुकी है, कुल ऊर्जा। जब 3 आवेश होंगे, 3 आवेश से बनने वाली निकाय की कुल ऊर्जा ये हो जाएगी। अब बेटा ये एक ही है, आप ऐसा मत कर देना कि इसकी 6 बन जाएंगे। अब इसको क्या होता है, एक जोड़े के रूप में आपको याद रखना है। सीधा कैसे याद रखना वो सुन लो, सीधा मेथड याद रखने वाला, फिर उसे क्या आप आंसर सेट कर लोगे। कैसे कर लोगे तो ध्यान से सुनना, यहाँ सुन लो। जैसे आपके पास ये Q1 था, Q2 था, Q3 था, तो आप क्या करो, इन दोनों के बीच फॉर्मूला लगा दो। क्या लगाओ, KQ1 Q2 बाई R12 या 21। इन दोनों के बीच तो KQ2 Q3 बाई R23। इन दोनों के बीच तो KQ1 Q3 बाई R13 या 31। देखो ये आपकी सभी ऊर्जा यहाँ रहे। ऊर्जा का क्या फॉर्मूला, KQ1 Q2 बाई R, KQ1 Q2 बाई R। तो 2 आवेश हो, गुणनफल हो गया, साथ में ये हो गया। अब देखो बेटा ऐसे n वास्त आ जाए, आप n आवेश। अब इसको याद कैसे रखना है तो वो सुनो आप ध्यान से। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। 3 जोड़े हिप्पो है अपने पास है, यहाँ 3 जोड़े अपने पास बन रहे, 1 2 और 3 जोड़े हो रहे पॉसिबल। अब तीनों जोड़े पॉसिबल हो रहे हैं, इसका मतलब अपने पास 3 आवेश है तो 3 बनेंगे। अब 4 आएंगे तो कितने बनेंगे वो भी सुन लो, Q1 Q2 Q3 Q4। देखो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, क्या 4 ही बनेंगे, नहीं सर 6 बनेंगे। एक ये रहा Q1 और Q4 और दूसरा Q2 और Q3, ये भी तो बनेंगे विकिरण वाले। तो 2 विकिरण वाले हो गए, 4 ये सीधे हो गए। तो जब 4 आवेश तो 6, 3 हो तो 3। अब इसको अपन याद रखने एक फॉर्मूला भी है जो कि आप याद करके बताओगे क्या है वो आपके लिए छोड़ा। इसलिए सीधा एक फॉर्मूला याद रखने के लिए बुक्स में ढूंढना, कहीं मिले तो मुझे ही बताना कमेंट बॉक्स में।
कि इनके जोड़े कैसे, चलो ये तो हमें पता, सिंपल आगे थी, 3 की थी, 4 की थी, 5 की थी, चलो याद कर लेंगे, 6 कर लेंगे, लेकिन 7, 8, 9, 10 आ गया, फिर उससे के लिए कैसे याद करोगे वो भी आपको देखना। तो इसका मतलब ये जोड़े दोनों क्या है, सेम है। अब इसको समुच्चय के रूप में भी लिख सकते हो आप, यानी योग के रूप में। योग के रूप में कैसे लिखेंगे तो ध्यान से सुनना। योग बना के देखो, ये वाले मैं यहाँ मिटा रहा हूं क्योंकि वो सेम ही है इसलिए। तो बोलो इसको अपन क्या करें, यू टोटल बराबर समेशन लिख दे। तो समेशन से पहले बताओ इसमें क्या कॉमन आ रहा है, के आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, क्यू बच रहा है, क्यू बच रहा है, नीचे आर बच रहा है। भाई Q1 Q अलग अलग आ रहा है, तो इसको I बोल जाए, इसको J बोल जाए, इसको I, इसको J बोल जाए। तो हम बोले I और J कहां से तक है, 3 तक, तो ये 3, ठीक है। अब ये तो हमने लिख दिया सिंपल सी। अब हम यहाँ पे I और J का मान कहां से शुरू करें, 1, तो 1 से लेके कहां तक। लेकिन हम यहाँ एक बात बोलेंगे, क्या अब इसको मान रखे, देखो देखो I और J का मान एक एक रखो, तो I 1 1 R 1 1, क्या ऐसा है कहीं भाई, मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि आप पहले 1 1 रखे देखो, तो Q1 बाई R 1 1, ऐसा है क्या, नहीं। इसका मतलब हुआ कि I इज नॉट इक्वल टू J, I इज नॉट इक्वल टू J का मतलब हो गया कि I और J दोनों क्या नहीं है, बराबर नहीं है। अब इसमें एक बात और आती है, वो भी देखो कि I का मान 1 रखो, J का 2 रख दिया, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है कि इसका 2 रखो, इसका 1 रखो, तो पेयर कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। आपको यकीन नहीं होता तो देखो मैं यहाँ बना के बताता हूँ। लेकिन जोड़े कितने काम के, 3 ही है भाई, आपको पता 3 ही मिलने, लेकिन यहाँ 6 मिलेंगे। कैसे मिलेंगे तो ध्यान से सुनना आप, 6 कैसे मिलेंगे, तो के, अब इसको योग करके देखो, देखो Q1 1 रख दिया, इसको 2 रख दिया, इसको फिर R 1 2 हो गया, प्लस अगला देखो Q1 1 रख दिया, Q3 रख दिया, R 1 3। अगला देखो I को मैंने 2 रख दिया, Q1 को 1 रख दिया, R 2 1 हो गया। अगला देखो Q 2 रख दिया I का मान, इसका 3 रख दिया, तो R 2 3, इसका मान 3 रख दिया, इसका मान 2 रख दिया, R 3 2, इसका आगे 3 रख दिया, इसका मान 1 रख दिया, R 3 1। इस पर 6 जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हो नहीं सकता, जोड़े तो 3 ही बनने वाले भाई। देखो इसमें 1 2 और 2 1, देखो 2 1, ये तो दोनों सेम ही है ना, देखो इसका मान तो सेम ही आने वाला है, इसमें से कोई एक जोड़ा काम आएगा। 1 3 और 3 1, ये रहा, इसमें से कोई एक आएगा। 2 3 और 3 2 में से कोई एक आएगा। इसका मतलब जो 6 जोड़े बन रहे हैं उसमें से हमारे कितने काम के हैं, 3। इसका मतलब यहाँ कितना करना पड़ेगा, बाई 2, यानी जितने अपने पास इसका मान आएगा उसको के मतलब पूरे मान के डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। कारण ये कि 2 जोड़े रिपीट होने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 निकाय के लिए, अब n के लिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, n, वो भी आपको करके देखना। तो कुल मिला के क्या बात हुई अपने पास, ये सभी बातें एक ही बातें, इससे ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जोड़े अपने 3 ही काम के, बेटा कार्य तीनों जगह ही करना पड़ा है। अब यार इसको खोलने, क्योंकि इसका मतलब होता है योग, तो योग का मतलब ये तो सभी संभावना बताएगा जितनी है भाई। I का मान 1 ले लिया तो ये थोड़ी ना, अब I का मान अपन 1 ले लिया तो 1 बाई लो, 2 नहीं ले सकते हैं। हाँ इतना जरूर है कि I 1 लिया तो J 1 नहीं हो सकता एक साथ, J को 2 या 3 लो, I 2 लिया तो इसको 3 और 1 लो, यानी नॉट इक्वल टू, यानी दोनों अपने पास एक जगह नहीं आ सकते। जैसे Q1 1 Q1 R 1 1 ऐसा नहीं हो सकता। अब Q2 और R 2 2 नहीं हो सकता, 3 3 नहीं हो सकता, बस इतना ही, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला, ठीक है। और बाकी अपन मिलते हैं आगे, अब 1 या 2 वीडियो लास्ट होंगे आपके, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट है। 2 दिन के बाद में आपका टेस्ट होने की संभावना फुल है। और बाकी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।